हेलो गाइस। तो हम विज़न आईएएस की नवंबर मंथ की मंथली मैगज़ीन देख रहे हैं। इससे आखिरी वीडियो में हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन ख़त्म किया है। तो आज इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आसियान। तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ में रहा क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही नवंबर के महीने में 19th इंडियन आसियान समिट हुई थी कंबोडिया में। ठीक है। अब इस न्यूज़ में और ज़्यादा जाने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा आसियान के बारे में कि आसियान है क्या। तो जैसा कि हमको पता है आसियान जो है इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनका एक एसोसिएशन है या फिर उनका एक ग्रुप है। ये कब एस्टेब्लाइज हुआ था? 1967 में। कैसे? आसियान डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं उसको साइन करके। और इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जो हैं इसके साइनिंग मेंबर या फिर फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये बैंकॉक डिक्लेरेशन। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में कि मतलब एक साइड ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी होंगी और दूसरी साइड कि वो किस डिक्लेरेशन से स्टेबलाइज हुई। जैसे कि बिम्स्टेक है तो उसका बारे में कि वो किस डिक्लेरेशन से हुई, या सार्क है। इसी तरीके से आसियान जो है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू स्टेबलाइज करी गई थी। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव वही कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस करना, कल्चरल डेवलपमेंट करना, कि इनके बीच में ये जो साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं तो इनके बीच में जो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर जो कल्चरल डेवलपमेंट, इनमें क्या करना, साझेदारी को और ज़्यादा बढ़ाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर इसमें एक टर्म है द आसियान समिट। उसका तो जो आसियान समिट जो है वो क्या है? वो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। किसकी? आसियान ग्रुप की। आसियान ग्रुप की जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है वो है द आसियान समिट। जिसमें कौन कौन है? जिसमें जितने भी आसियान मेंबर स्टेट्स हैं उन सब के जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स, मतलब जो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, जो भी जहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट हो, तो वो क्या है, इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है। अगर हम देखें कि अगर आसियान जो है 10 देशों का एक ग्रुप ना होकर अगर एक सिंगल कंट्री होता तो क्या होता? ये 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी होती वर्ल्ड की। उसके अलावा ये जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाती 2050 तक। कब? अगर हम आसियान को एक सिंगल कंट्री मान के चलें तो। ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, वो 10 देशों का एक ग्रुप है। वो 10 देश कौन कौन से हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं। तो जिसमें कि वियतनाम आता है, म्यांमार आता है, लाओस आता है, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ठीक है। तो ये 10 देशों का जो ग्रुप है इसी को हम क्या बोलते हैं? आसियान, या फिर ये जो है आसियान कंट्रीज़ हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया आसियान के बारे में। अब देख लेते हैं कि जो 19th इंडियन आसियान समिट हुई है इसमें क्या क्या चीज़ें हुई या फिर इससे क्या क्या आउटकम निकले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये जो 2022 वाला जो समिट है इसको सेलिब्रेट किया गया एज अ इंडियन आसियान फ्रेंडशिप ईयर। इंडियन आसियान फ्रेंडशिप ईयर क्यों? क्योंकि ये जो समिट थी 2022 वाली, ये 30 साल पूरे करती है अपने, मतलब इंडिया आसियान डायलॉग के। इंडियन आसियान डायलॉग क्या है? ये 1992 में पहली बार इंडिया और आसियान देशों के बीच की एक फॉर्मल डायलॉग या फिर एक फॉर्मल रिलेशनशिप की शुरुआत आप कह सकते हो। तो इंडियन आसियान डायलॉग जो है 1992 में शुरू हुआ था, उस हिसाब से 2022 में इसके 30 साल इसने पूरे किए। तो उन 30 सालों को देखते हुए हम जो 2022 है उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? एज आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। एक तो ये बड़ी बात है। उसके अलावा जो समिट हुई उसकी कुछ हाइलाइट्स जो देखे तो क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पार्टनरशिप है दो ये दोनों की, आसियान और इंडिया की,
इसको स्ट्रैटेजिक लेवल से कहाँ पर एलिवेट कर दिया गया, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे। मतलब पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी आसियान और इंडिया के बीच में, अब इसको और एलिवेट करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया गया। दोनों में डिफरेंस क्या है? मेनली डिफरेंस यही है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में भी हम मैरीटाइम सिक्योरिटी या फिर जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, वो सब की उसमें बातें होती हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में क्या होता है, वो जो फील्ड है वो और ज़्यादा वाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम देखें कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है वो किस किस चीज़ों पे फोकस करेगी, वो फोकस करेगी मैरीटाइम सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट इन इंडो पैसिफिक में जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर, साइबर सिक्योरिटी पता ही है आपको आज के समय एक बड़ा टॉपिक है, और उसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब जैसे कि यूपीआई आपको पता है, या फिर जो इंटरनेशनल जो करेंसी है, मतलब जैसे हम क्या चाह रहे हैं कि रुपी को इंटरनेशनलाइज किया जाए, तो अलग अलग जो फाइनेंशियल सिस्टम है अलग अलग देशों के बीच के, उनके बीच में क्या हो, इंटर ऑपरेबिलिटी हो ट्रेड के मामलों में, जब वो पेमेंट की बात आए तब। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो सीएसपी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम क्या करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे इन द एरिया ऑफ एनर्जी, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट इन मेक इन इंडिया, फिर टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज। तो देख रहे हैं आप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या हुआ, जो फील्ड ऑफ एरिया है, मतलब जो कितने मतलब अलग अलग हम सेक्टर्स में क्या करने वाले हैं, कोऑपरेशन करने वाले हैं विद आसियान कंट्री। तो ये इसमें चेंज आया है कि स्ट्रेटेजिक लेवल से हमने क्या किया है, पार्टनरशिप को एलिवेट कर कर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट कर दिया है। ठीक है, अच्छा इसको कैसे किया गया है, तो हमने क्या किया है कि जॉइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट किया था ऑन आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो ये इसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, उसके अलावा कुछ और जो इस समिट में हुआ है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अनाउंस किया है $5 मिलियन का, मतलब $5 मिलियन का एक जो फंड है वो एक तरीके से रिलीज़ किया है। किस चीज़ के लिए? आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक फ़ंड बनाया गया है जिसमें आसियान कंट्रीज़ और जो इंडिया है उनके बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके जो मतलब जो रिसर्च है या फिर जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, ये जो फंड है ये स्टेबलाइज़ जो है ये तो 2008 में हो गया था। इसमें अभी क्या किया गया है और एडिशनल फंड इसमें जोड़ा गया, मतलब $5 मिलियन और एक्स्ट्रा इस फंड में डाले गए हैं। बाकी ये फंड तो 2008 से चल ही रहा है, और वही ये क्या सपोर्ट करेगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो सब में ये सपोर्ट करेगा ये जो फंड है। इसके अलावा जो और जो हम समिट में और क्या हुआ उसकी बात करें, तो इसने इस समिट में क्या बात हुई कि रिव्यू किया जाए, किसका रिव्यू किया जाए, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ये क्या है, ये जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है, ये एक्चुअली क्या है, इंडिया और आसियान के बीच में क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मतलब जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होता है दोनों, मतलब आसियान एज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में, एक तरीके से वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर आता है। और उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या बात चल रही है, इसमें कुछ कमियां हैं, तो उनको क्या है, उनको रिव्यू करने की, कि भाई उनको रिव्यू करके वो जो कमियां हैं, जैसे कि मेन बात तो ये है कि ये जो ट्रेड जो होता है आसियान और इंडिया देशों के बीच, इंडिया और आसियान देशों के बीच में, ये इंडिया के फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा करता है आसियान कंट्री से, लेकिन एक्सपोर्ट उसके मुकाबले काफ़ी कम करता है। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल है इंडिया के लिए, तो ये कमी है, तो यही है। इन सबको क्या करना है, एक तरीके से रिव्यू करने की बात हुई है अ, इस समिट में। तो ये तो बात हो गई कि भाई इस समिट में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या अनाउंसमेंट हुई और वो सब चीज़ें। अब बात आती है, अब हम देखते हैं कि एज अ जर्नल अगर हम बात करें, तो भाई इंडिया आसियान रिलेशंस की सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या महत्वता है आसियान की इंडिया के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आसियान जो है ना, आसियान जो कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, ये सेंटर, मतलब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसमें एकदम सेंटर में लाई करता है। कैसे?
कि आसियान मतलब आपको इसमें क्या है, 3-4 जो हैं एकदम टेक्निकल टर्म है जो आपको बहुत अच्छे से याद भी होने चाहिए और पता भी होने चाहिए, मेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपने सुनी होगी, मतलब ये पहले जो है इसको इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी करके जाना जाता था कि भाई ईस्ट की तरफ देखो, मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। लेकिन इसको बाद में नाम बदल के इसका इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब एक्ट करना है हमको ईस्टर्न जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके मामले में। तो एक तो ये है कि आसियान क्या है, वो सेंट्रल है टू इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके अलावा इंडिया का जो इंडो पैसिफिक विज़न है, ये इंडो पैसिफिक विज़न भी आपको याद रखना है, ज़रूरी है मेंस में, सीधे सीधे कीवर्ड्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। तो इंडो पैसिफिक विज़न मतलब इंडो पैसिफिक एरिया आपको पता ही है, इंडियन ओशन से लेके पूरा पैसिफिक ओशन तक जो एरिया है वो इंडो पैसिफिक नॉर्मली मान लिया जाता है, जिसमें कि जितनी भी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ हैं, वो सब भी लाई करती हैं। तो अगर इंडियन इंडो पैसिफिक विज़न को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें भी आसियान का क्या रहने वाला है, एक इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। उसके अलावा एक इंडिया का ही एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, सागर इनिशिएटिव। सागर इनिशिएटिव क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव। सागर इनिशिएटिव मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सबको क्या हो, सबके लिए सिक्योरिटी और ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब सबको सबकी सिक्योरिटी प्लस सब साथ में ग्रो करें। तो ये सागर इनिशिएटिव भी इंडिया का है। तो सागर इनिशिएटिव हो गया, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, इंडो पैसिफिक विजन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से क्या है, आसियान जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सेंटर में आता है। इसके अलावा हमें पता है कि जो अगर हम ये तो देखो आसियान तो क्या 10 देशों का एक ग्रुप है, लेकिन अगर बायलैटरली बात करें, बायलैटरली मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, दो कंट्री जहाँ इन्वॉल्व होंगे उसे बायलैटरल रिलेशन बोलेंगे। तो इंडिया ने अलग से भी बायलैटरली भी क्या कर रखा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन कर रखी है 4 आसियान कंट्रीज़ के साथ, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम के साथ, ठीक है। तो एक तो ये बड़ा सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा क्या है, दूसरी बात है कि कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमको पता है कि जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है जो आपकी आसियान कंट्रीज़ हैं, जैसे म्यांमार के साथ हम बॉर्डर शेयर करते ही हैं, और उसी के थ्रू क्या है, मतलब जो म्यांमार है या फिर थाईलैंड है, तो ये सब क्या है, वहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्टली क्या एक्सेस पा सकते हैं, कनेक्टिविटी सीधे सीधे कहाँ, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं आपकी, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सब के लिए क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी हम बना सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर जैसे कि अब जब जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनेंगे अगर इंडिया से ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट में होकर ही बनेंगे। तो जब ऐसा होगा तो नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा, वो डेवलपमेंट होगा। तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो गया और जो कनेक्टिविटी हो गई, उन दोनों ही फैक्टर की वजह से जो आज इंडिया आसियान रिलेशंस हैं वो ज़रूरी हैं। तो जैसा कि इसमें भी बताया गया है कि जो आसियान इंडिया कनेक्टिविटी जो है वो प्रायोरिटी है इंडिया के लिए, जैसे कि आसियान कंट्रीज़ खुद, मतलब आसियान कंट्रीज़ जिस तरह से ज़रूरी हैं उसी तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो भी प्रायोरिटी में है इंडिया के लिए। तो 2013 में क्या हुआ, इंडिया जो है थर्ड डायलॉग पार्टनर बना आसियान का, जो जिसने क्या किया, इनिशिएट किया आसियान कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी इंडिया मीटिंग, मतलब एक तरह की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, जिसमें क्या बात हुई, कनेक्टिविटी के ऊपर बात हुई 2013 में। उसके अलावा अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, कनेक्टिविटी किसके थ्रू, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से, एक तो आईएमटी, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इसको आईएमटी हाईवे प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहाँ से मतलब स्टार्ट होगा, म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक जाएगा, ठीक है। तो ये एक 3 देशों में क्या है, ये हाईवे बनाने की एक जो प्रोजेक्ट है वो ये है। उसके अलावा जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट या फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस है उसके लिए जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं कि जो अपना जो कोलकाता में जो पोर्ट है
वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से जो शिप्स के थ्रू जो म्यांमार का सितवे पोर्ट है, एक म्यांमार का सितवे पोर्ट, तो वहाँ पे हम कैसे जाएंगे, थ्रू शिप वहाँ, तो शिप से हम सितवे पोर्ट तक जाएंगे, कोलकाता के जो पोर्ट है वहाँ से। उसके अलावा उसके बाद फिर क्या होगा, जो सितवे पोर्ट पे से सीधे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर तक क्या है, हाईवे, वो हाईवे से वहाँ तक पहुँचकर और फिर सीधे सीधे क्या, नॉर्थ ईस्ट में हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी हम किस तरीके से कर रहे हैं, पहले इंडिया से जो तुम्हारा जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ से ट्रैवल करते हुए सितवे पोर्ट म्यांमार का, और फिर वहाँ से हाईवे के थ्रू जो नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिया का बॉर्डर है वहाँ तक कनेक्टिविटी पहुँचाने का इसमें काम किया जाना है, और मतलब चल रहा है वो। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो कनेक्टिविटी और जो डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट का, उसके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। उसके बाद मैरीटाइम एंगेजमेंट, मैरीटाइम एंगेजमेंट मतलब जो जितना भी आपका जो मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब होता है जो शिप्स या फिर जो इंडियन ओशियन है, वहाँ पर जो शिप्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट शिप्स हैं या फिर जो कार्गो शिप्स हैं, उसके उसके या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, इन सब में भी क्या करना है, हमें इंगेजमेंट बढ़ाना है। मतलब जैसे कि जो जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें पता है जो चाइना है वो क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, वहाँ पर क्या है, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बन चुकी हैं चाइना की वजह से। तो ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इंडिया और आसियान दोनों मिलकर क्या करें, उनको म्यूचुअली एड्रेस करें, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चाइना ने क्रिएट करी हैं इन द साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में। किस तरीके से करेंगे, तो वही पहली बात तो ये है कि मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाना है। तो मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए क्या होती हैं, एक्सरसाइजेज, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो, जिसमें कि एग्जांपल आपके हैं ये कॉर्पेट होती है, सिम्बेक्स होती है। सिम्बेक्स मतलब सिंगापुर इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज है, कॉर्पेट में इंडिया और इंडोनेशिया, ये सब देशों की एक्सरसाइजेज होती हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो मैरीटाइम एंगेजमेंट है दोनों, मतलब आसियान का और इंडिया का, उसको बढ़ा सकते हैं। इसी में अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं उनको भी टैकल करने में हेल्प करेगा, जैसे कि पायरेसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। पायरेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब जो शिप्स होती हैं उनको लूटने वाले जो लोग हैं उन्हें पायरेट्स बोलते हैं। तो एक पायरेसी एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन ओशन में, तो उसको एड्रेस करना है। उसके अलावा जो ड्रग ट्रैफिकिंग जो होती है, तो वो भी एक बड़ा वो है। जैसे कि आपको पता है कि जो गोल्डन ट्रायंगल और जो क्रीसेंट है, ये क्या है, मतलब जो म्यांमार, थाईलैंड और जो लाओस वाला एरिया है उसको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। मतलब वहाँ पे क्या है, आर्म्स और जो ड्रग है वो ट्रैफिकिंग होती है, और वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, और कहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी बनती है, सीधे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, उसको गोल्डन क्रीसेंट बोला जाता है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे ड्रग्स की खेती होती है, और यहाँ पे जो आपका साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस का, वहाँ पे क्या है, आर्म्स का प्रोडक्शन और जो ट्रैफिकिंग आप कह लो। तो एक तरीके से इंडिया जो है बीच में पड़ता है दो बहुत ही सेंसिटिव, या फिर बहुत ही कह लीजिए मतलब एक तरीके से इलीगल रीजंस के, जो कि गोल्डन क्रीसेंट और जो आपका गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल है उसके। तो उसमें क्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग एक बड़ा इशू है, तो उसको टैकल करना है। उसके अलावा ये क्या हेल्प करेगा, जो मैरीटाइम कोऑपरेशन हम करेंगे तो उससे हमारे जो चॉक पॉइंट्स हैं, चॉक पॉइंट्स क्या होते हैं, चॉक पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक बहुत ही नैरो पैसेज होते हैं। मतलब दो, अगर आपको एक मतलब दो, जैसे एक रास्ता है जहाँ आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के बीच में जो रास्ता पड़ेगा ना, वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको हम कह सकते हैं चॉक पॉइंट्स। मतलब वहाँ पर अगर कोई चाहे तो उसको ब्लॉक कर दे, तो आप फिर वहाँ से आगे ही ना बढ़ पाएँ, ठीक है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा चॉक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, उसे बोलते हैं मालाका स्ट्रेट। मालाका स्ट्रेट कहाँ है, इंडियन ओशियन रीजन में आपका पड़ता है। और ये इंडिया के लिए तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन जो है वो 90% ऑफ इंडियाज़ ट्रेड और उसकी एनर्जी सोर्सेज को कैरी करता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ ऊपर देखेंगे, ये जो मैप है, इस मैप पे आप अगर ध्यान देंगे तो ये देखिए,
ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये यही है मलाक्का स्ट्रेट, ठीक है। तो जो मतलब ये नीचे आप देखोगे तो ये थाईलैंड है, ऊपर जो है मलेशिया और जो सिंगापुर, वो तो इन दोनों के बीच में होगा ये जो छोटा सा जो पैसेज है, इसी पैसेज को हम क्या बोलते हैं, मलाक्का स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो बीच में जो पैसेज है, तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट, ये चौक पॉइंट्स हैं। तो ये चौक पॉइंट्स का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए भी क्या है, मतलब दोनों का, आसियान और इंडिया का कोऑपरेशन ज़रूरी है। फिर उसके अलावा क्या है, सिक्योरिटी के मामले में, अगर हम सिक्योरिटी के मामले में देखें तो भी, तो क्या है, जो इंडिया आसियान जो है वो क्या करते हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं कि रूल बेस्ड सिक्योरिटी हो, ठीक है। रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो, जिससे कि जो रीज़न है उसका क्या हो सके, पीसफुल डेवलपमेंट हो सके। वहीं पे ये किसके कॉन्ट्रास्ट या फिर किसके अपोजिट है, जो चाइना की पॉलिसी है। चाइना क्या चाहता है, चाइना अपनी एग्रेसिव पॉलिसी के थ्रू क्या करना चाहता है, अपना ऑर्डर है उसको वहाँ पर मेंटेन या फिर करना चाहता है या फिर बनाना चाहता है। जबकि इंडिया और आसियान क्या चाहते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर हो, ठीक है, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक जिसे हम बोलते हैं, वो उसकी बात इंडिया और आसियान करते हैं। तो सिक्योरिटी के टर्म में ये है। उसके अलावा जो पार्टनरशिप है आसियान की और इंडिया की, वो क्या करती है, वो हेल्प करती है इन काउंटरिंग टेररिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म और ट्रांसनेशनल क्राइम्स, इन सब में भी कोऑपरेशन करते हैं। और उसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया आसियान प्लान ऑफ एक्शन इन कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम, मतलब ये उनका आसियान जो ग्रुप है उसका प्लान ऑफ एक्शन है कि ट्रांसनेशनल क्राइम को कैसे कॉम्बैट करना है, तो ये वो है। तो तो ये सिक्योरिटी का टर्म में तो ये है सिग्निफिकेंस। उसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक टर्म की, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है आसियान का। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से कहाँ होती है, आसियान में होती है। उसके अलावा जो इंडियन बिजनेस हैं वो भी आसियान को क्या, ट्रेड के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन मानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 2015 में, तो 2015 में वो सॉरी, अगर हम बात करें कि 2025 तक, तो 2025 तक क्या होगा, जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है आसियान कंट्री की, वो ऑलमोस्ट 34 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, उतने उतने तक पहुंच जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए जाना ही जाता है, और इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा ही जाता है। तो ये एक सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा हम बात करें कि सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन आपको पता ही है, कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन काफ़ी एक तरीके से ब्रेक डाउन हो गया था पूरी सप्लाई चेन का। तो जो सप्लाई चेन को इंटीग्रेशन जो होना है पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, उसके लिए इंडियन आसियान रिलेशन एक बहुत मेन सिग्निफिकेंस रखते हैं, ठीक है। तो जो दोनों ही कंट्री हैं वो क्या है, वो रिस्पॉन्स, मतलब वो रिस्पॉन्सिव हैं किसके, जो न्यू सप्लाई चेन जो एमर्ज हो रही हैं। तो नई सप्लाई चेन क्या एमर्ज हो रही हैं, जैसे कि एक तो है ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये 3 देशों ने मिलके एक इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसको हम बोलते हैं SCRI, ठीक है, SCRI। ये क्या है, ये है सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये तीनों देशों का ये जो इनिशिएटिव है, ये क्या है, ये इस इनिशिएटिव में यही है कि जो सप्लाई चेन है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें बेहतर बनाना है, ठीक है। तो जो आसियान है वो भी इसमें क्या इंटरेस्टेड है, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया का जो SCRI है। उसके अलावा जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे की हम बात कर रहे थे, वो भी क्या करेगा, वो भी जब वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है तो वो भी क्या करेगा, ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, मतलब ट्रेड को बढ़ावा देगा। तो ये सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के टर्म में है। फिर उसके अलावा आपको पता है कल्चरल कनेक्शन जो है इंडिया और आसियान का, वो काफ़ी हद तक काफ़ी मतलब एक लेवल पर है, जैसे क्योंकि जो हिंदुइज़्म और जो बुद्धिज़्म जो है साउथ ईस्ट एशिया में, आपको पता है बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म काफ़ी चलता है साउथ ईस्ट एशिया में। वो कहाँ से आया है, वो इंडिया से ही आया है, ठीक है। तो मेडिवल अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया से निकल कर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ गए, और अपने साथ वो बुद्धिज़्म प्लस हिंदुइज़्म के जो
कल्चर है वो लेकर गए, और जिसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हम हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म का देख सकते हैं आज के समय। और जो इंडियन जो लैंग्वेजेस थी, जैसे कि संस्कृत या फिर पाली, ये जो हैं इनका क्या है, एक बड़ा इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं उस रीजन, मतलब साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है उसकी स्क्रिप्ट जो है वह उस पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से कल्चरल कनेक्शन है दोनों का, आसियान का और इंडिया का। उसके अलावा अगर आप देखोगे, इसका एक और एग्जांपल देखें तो जो नेशनल कैरियर है, नेशनल कैरियर का मतलब जो इंडोनेशिया की जो सरकारी हवाई जहाज कंपनी है उसका जो नाम है वो गरुड़ है। गरुड़, और आपको पता ही है गरुड़ क्या है, एक लेजेंडरी बर्ड, मतलब गरुड़ भगवान को हम, मतलब जो भगवान विष्णु हैं उनकी एक तरीके से व्हीकल या फिर सवारी भी बोलते ही हैं। तो हिंदुइज़्म में, बुद्धिज़्म में और जैन माइथोलॉजी, इन तीनों में ही जो गरुड़ हैं उनको एक तरीके से एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। तो ये भी हमें क्या बताता है, ये भी हमें जो एक तरीके से कल्चरल जो कनेक्शन है इंडिया और आसियान के बीच में उसको हमें दर्शाता है। अच्छा, तो ये हमने सिग्निफिकेंस देख लिया। अब हमें देखते हैं कि इंडिया और आसियान जो रिलेशंस हैं उसमें जो है कुछ डाइवर्जेंस भी हैं। डाइवर्जेंस इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे मतलब इंडियन आसियान रिलेशन कन्वर्ज हो रहे हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर एक दूसरे की आम सहमति या फिर प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, ये वो हैं। जिसमें से पहला क्या है, पहला तो आपका जो चाइना का जो फुटप्रिंट है, चाइना का जो फुटप्रिंट है एशिया, इन इन द आसियान, ठीक है। चाइना का फुटप्रिंट इन आसियान, इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि चाइना ने क्या किया है, एक मैसिव इकोनॉमिक फुटप्रिंट जो है इसमें आसियान कंट्रीज़ के बीच में बना लिया है। कैसे कि उसका जो बायलेटरल ट्रेड है चाइना का वो अराउंड 880 बिलियन डॉलर तक है। मतलब 880 बिलियन डॉलर, आप समझ लीजिए कि 1 ट्रिलियन जो डॉलर है उसके बस जस्ट करीब ही हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा मैसिव इकोनॉमिक फुटप्रिंट है चाइना का, ये पूरा जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसमें, ठीक है। तो एक तो ये है। उसके अलावा जो हम, आपको पता ही है कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर चाइना का जो चल रहा है कि मतलब जो अपनी वो हेजिमनी वहाँ पर शो कर रहा है, और जो वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में उन पर अपना अधिकार जमाने की बातें कर रहा है। उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि जो आसियान के जो मेंबर्स हैं वो उन्होंने क्या है, हैव नॉट बीन एबल टू पुश बैक चाइनाज रोल एज अ प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द रीजन। मतलब आप देख लीजिए कि डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है चाइना के ऊपर आसियान मेंबर्स की, कि उसके बावजूद भी कि चाइना जो है साउथ चाइना सी में अपना एक तरीके से मनमर्जी या फिर अपनी मनमानी कर रहा है और एक तरह से अपनी हेजिमनी शो कर रहा है, तो भी आसियान मेंबर क्या है उसको पुश बैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो इन रोड्स बाई यूएस, मतलब जो यूएस क्या है, यूएस आज के समय अपना एक तरीके से रोल दिखाना चाह रहा है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब क्या है कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम खड़े हैं, मतलब यूएस जो है खड़ा है आपके साथ। किसी भी तरीके का अगर एग्रेशन चाइना की तरफ से होता है तो यूएस क्या है, आपको एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर आपके साथ खड़ा है। तो इससे इससे हुआ क्या है, इसने क्या किया है कि जो इंडिया का रोल है ना इस रीजन में उसको एक तरीके से क्या किया है, वीक किया है। क्योंकि भाई यूएस जब एक तरीके से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल अज्यूम कर रहा है इस रीजन में, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो रोल है वो एक तरीके से वीक होता हुआ भी नज़र आता है, क्योंकि इंडिया खुद चाहता है कि वो एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने इन द इंडो पैसिफिक रीजन एज वेल एज द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। उसके अलावा जो है इकोनॉमिक अगर मामले में अगर हम देखें डाइवर्जेंस कहाँ आती है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेड रिलेशंस की बात करें हम, तो आसियान और जो इंडिया का जो ट्रेड है ना वो क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। मतलब जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स होते हैं आसियान नेशंस को वो कम है किसके मुकाबले जो इंपोर्ट्स आसियान नेशन से इंडिया में किए जाते हैं। तो एक तरीके से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में है नहीं। और इसी वजह से हमको पता है कि अभी जो इंडियन आसियान समिट हुई उसमें क्या बात करी जा रही थी,
रिव्यू करने की, जो इंडिया जो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रिव्यू करने की बात करी जा रही थी, जिससे कि उसे और ज़्यादा मतलब इंडिया मतलब एक तरीके से बैलेंस्ड बनाया जा सके। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब ये जो प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट डिले, ये आसियान के टर्म में नहीं। आप देखोगे जो इंडियन ओशियन रीजन है, या फिर आपको पता होगा ईरान में चाबार पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया की एक कह लीजिए कि कमी है कि जो प्रोजेक्ट जो इंडिया चालू करता है वो टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाते, और उनमें क्या होते हैं, डिले होते हैं। इसी तरीके से कि हम देख सकते हैं आसियान के टर्म में कि इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू टाइमली डिलीवर ऑन प्रॉमिस्ड प्रोजेक्ट। तो इंडियन और आसियान के बीच में देखा जाए तो कौन सा प्रोजेक्ट जो मेनली हाल फिलहाल चल रहा है या न्यूज़ में है, वो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो अभी तक क्या है, अभी तक उसको पूरी तरीके से उस पे जो प्रॉमिस्ड जो है प्रोजेक्ट पे वो डिलीवर नहीं करे गए हैं। ठीक है। फिर आखिरी जो पॉइंट आता है डाइवर्जेंस का दोनों के बीच में, वो आता है क्वाड को लेके। जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है क्वाड, उसके लेकर हम मतलब आप सबको पता है क्वाड में 4 देश आते हैं, यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो आसियान जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं है क्वाड को लेकर। ठीक है। क्यों नहीं है उसको, मतलब इसका ये भी है रीज़न कि वो जो क्वाड को क्या है, जो आसियान है वो क्वाड को एज अ थ्रेट देखता है टू आसियान सेंट्रलिटी। मतलब वो चाहते हैं कि भाई आसियान जो है, आसियान ग्रुप जो है वो सेंटर में रहे इंडो पैसिफिक की जब बात हो, ना कि कोई नया ग्रुप जैसे कि क्वाड। ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं, दे डज नॉट विश टू बी एंटेंगल्ड इन अ पॉसिबल पावर ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब वो चाहते हैं कि सेंट्रलिटी जो है वो आसियान देशों की बनी रहे, ना कि कोई नया ग्रुप जैसे कि क्वाड आए। तो वो क्वाड को लेकर भी एक तरीके से डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई अब, लेकिन अब बात आती है कि फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। मतलब जो अगर इंडियन आसियान रिलेशन की बात करें तो उसमें फिर आगे क्या कर सकते हैं हम। तो पहला जो पॉइंट है कि क्या होना चाहिए कि कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब जो डाइवर्जेंट, जो मतलब हमने देखे कि बहुत सारे डाइवर्जेंट पॉइंट्स हैं इंडियन आसियान रिलेशन में, तो वो डाइवर्जेंट पॉइंट्स को कम से कम करके या फिर किसी हद तक उन्हें एलिमिनेट कर कर क्या हमें करना चाहिए, कन्वर्जेंस की कोशिश करनी चाहिए, कि जिससे कि हमारे जो एक दूसरे के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कन्वर्ज हों। ठीक है। तो इंडिया और आसियान जो हैं वो डिफ़र करते हैं पर्सपेक्टिव में, इंटेंशंस में और एक्शंस में, और सेवरल बायलैटरल रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ में। तो कई सारे इश्यूज़ में क्या है, अलग अलग डिफरेंट परसेप्शंस हैं और अलग अलग एक दूसरे की राय है। तो क्या होना चाहिए कि तो इम्पोर्टेंट ये है कि आसियान और जो इंडिया हैं उनको लगातार एक दूसरे से क्या करते रहना चाहिए, इंगेजमेंट बनाए रखनी रहनी चाहिए, बातचीत करती रहनी चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इन मैटर को लेकर उनको अवॉइड किया जा सके, और एक म्यूचुअली बेनिफिशियल मैनर में ये जो भी मतलब टॉपिक्स हैं डिबेट के आपस में, उनको क्या किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। ठीक है। तो कन्वर्जेंस एक मतलब वे फॉरवर्ड है। उसके अलावा दूसरी बात है कि बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। अब हमें पता ही है कि भाई जो ट्रेड होता है उसके लिए सप्लाई चेन ज़रूरी है ही। तो हमें क्या करना है, दोनों मतलब आसियान ग्रुप प्लस इंडिया दोनों को क्या करना है, एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाना है। मतलब कि जो ट्रेड हो वो क्या हो, स्मूथली चलता रहे। अगर हम बात करें करेंट इंगेजमेंट की, तो करेंटली क्या है, इंडिया आसियान का जो वैल्यू चेन है ना वो इज़ नॉट सब्सटेंशियल। वो इतना ज़्यादा क्या है, सब्सटेंशियल मतलब इतना ज़्यादा है नहीं। तो आसियान और इंडिया क्या कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, वो क्या करने में, बिल्ड करने में न्यू एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। ठीक है। लेकिन हाउएवर टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब ये इसको सप्लाई चेन को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया और आसियान को क्या करना पड़ेगा, मस्ट इन अपग्रेड करने पड़ेंगी अपनी क्या स्किलिंग, जो लॉजिस्टिक सर्विस हैं उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक सर्विस मतलब जो शिप्स और जो कार्गो जो मूवमेंट होते हैं वो सबको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा।
उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो हमें क्या सप्लाई चेन पर भी काम करना है। उसके अलावा वर्क कोलेबोरेटली, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करना है, कोलेबोरेशन के साथ काम करना है। ठीक है, तो कोलेबोरेटली क्या करना है, हमको वर्क करना है। और वो कैसे, जैसे कि हमको पता है कि जो आसियान जो है वो पजेस करती है क्या, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी। मतलब जो आसियान जो रीजन है वो क्या है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी रीजन माना जाता है वर्ल्ड का। और इंडिया को अगर हम बात करें तो इंडिया में भी क्या हो रहा है, जो स्टार्टअप कल्चर है, जो स्टार्टअप सेक्टर है वो क्या कर रहा है, एक तरह से इमर्ज कर रहा है। और वो स्टार्टअप सेक्टर कैसा है, वो डिजिटली प्रोफिशिएंट है, ह्यूमन कैपिटल बेस। मतलब जो स्टार्टअप्स आप देखोगे इंडिया में जो हो रहे हैं वो ज़्यादातर वो एक तरीके से डिजिटल इकोनॉमी या फिर जो डिजिटाइजेशन है उसको प्रमोट कर रहे हैं, या फिर उस फील्ड में वो सेटअप किए जा रहे हैं। तो ये इन दोनों मामलों में क्या कर सकते हैं, आसियान और इंडिया कोलैबोरेट कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी के मामले में। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का जो आधार सिस्टम है, आपको पता ही है वो एक मतलब जो आधार है जिसके थ्रू क्या है, हर एक सिटीजन को एक आधार कार्ड मिला है जिसका एक यूनिक नंबर है, जिसमें आपकी सारी बायोमेट्रिक प्लस आपकी जितनी भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसमें स्टोर होती है। तो क्या कर सकते हैं, जो इंडिया का जो आधार सिस्टम है वो क्या कर सकता है, जो डिजिटल कनेक्शन है अमंग द, मतलब वो क्या वो फैसिलिटेट करता है डिजिटल कनेक्शन जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनके बीच में। तो आसियान भी क्या कर सकता है, आसियान भी इसी मॉडल को अपना सकता है अपने सिटीजन्स के लिए। उसके अलावा इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया ऑल्सो नीड्स टू सपोर्ट कम्युनिटी बिल्डिंग। इंडिया को क्या करना चाहिए, कम्युनिटी बिल्डिंग को सपोर्ट करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए इंडिविजुअल कंट्रीज़ को इन आसियान। मतलब अब आसियान तो 10 देशों का ग्रुप है, तो ठीक है एज अ ग्रुप तो आपको करना ही है, लेकिन इंडिविजुअली भी मतलब बायलैटरली भी आपको क्या करना है, असिस्ट करना है हर देश को। जैसे कि मान लीजिए थाईलैंड की जो मतलब जो इश्यूज़ हैं वो अलग होंगे इंडोनेशिया से, या फिर इंडोनेशिया के अलग होंगे फिलीपींस के। तो इंडिविजुअली भी हमें क्या करना है, असिस्ट करना है आसियान की जो कंट्रीज़ हैं उनको। ठीक है, और पार्टिकुलरली अगर हम बात करें तो CLMV कंट्रीज़, मतलब इनको ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत है, जिसमें कि कंबोडिया, लाओस और म्यांमार और वियतनाम आते हैं। फिर इसके अलावा आखिरी जो पॉइंट है कि गुडविल, गुडविल हमको बिल्ड करनी है। गुडविल कैसे बिल्ड करनी है, कि जो इंडिया और आसियान है उनको क्या करना पड़ेगा, वो कन्फ्रंट करते हैं बहुत सारी ह्यूमन सिक्योरिटी इश्यूज़ को। ठीक है ना, जब हम बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर क्राइसिस की। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर क्राइसिस में क्या क्या आता है, जैसे कि आपको पता है रोहिंग्या इश्यूज चल जो से इश्यू था। तो रोहिंग्याज कौन थे, वो म्यांमार से ही मतलब एक तरीके से आए थे, बांग्लादेश के रास्ते होते हुए फिर वो इंडिया पहुँचे। तो एक जो रोहिंग्या क्राइसिस बना, तो वो भी एक चीज़ है जिसको दोनों मतलब इंडिया और आसियान देशों को मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए। उसके अलावा जो एक्सट्रीमिज़म की जो प्रॉब्लम है, या फिर जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन वो भी क्या है, उस पर भी हमको क्या है एक तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जो रीजनल जो नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, आपको पता है कि जो साउथ ईस्ट एशियन पूरा जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर प्रोन रीजन है। मतलब साइक्लोन्स और वो सब चीज़ें वहाँ पे बहुत ही एक तरह से आज के समय तो काफ़ी नॉर्मल हो गया है। और देखा जाए जैसे जैसे जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से जो साइक्लोन्स की जो इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो इन्हीं मामलों में क्या करना चाहिए, दोनों ही इंडिया को और आसियान देशों को दोनों को मिलकर एक तरीके से गुडविल इन मामलों में बनानी चाहिए। ठीक है, और ये जो है ये जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है ये क्या करेगा, हेल्प करेगा कि गुडविल बने। उसके अलावा जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा गहरे हों, ना कि सिर्फ सरकारों के बीच में इंडिया और आसियान देशों की, बल्कि जो आम लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के और जो आसियान देशों के, उनके बीच में भी क्या करेगा, एक गुडविल को बिल्ड करेगा। तो ये तो हो जाता है आसियान टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म। अब देखते हैं जो अगला टॉपिक है कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो पिछले टॉपिक में रह गई, वो है इंडिया एंड आसियान क्विक फैक्ट्स जो हैं। तो ये थोड़ा सा बस इनको और देख लेते हैं। तो देखिए,
पॉलिटिकल मामले में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो 30th एनिवर्सरी है वो बनाई गई 2022 में, जिसको इंडियन आसियान फ्रेंडशिप ईयर के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो क्या हुआ है कि 1992 में सबसे पहले जो है फॉर्मल एंगेजमेंट शुरू हुई इंडिया की आसियान के साथ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनरशिप के मामले में, और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो 2012 में हुई। 2022 में क्या हुआ है, जो कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2012 में इस्टेब्लिश हुई, उसको अपग्रेड करके या फिर एक तरीके से मतलब उसी को ही क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। ठीक है, पॉलिटिकल मामले में। इकोनॉमिक मामले में देखें तो जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है, मतलब जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 2009 में साइन हुआ था गुड्स के मामले में। और जो सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के मामले में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 2015 में साइन हुआ। टूरिज़्म की बात करें, टूरिज़्म और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की, तो इंडिया जो है वो फर्स्ट डायलॉग पार्टनर है जिसने कि MOU साइन किया किसके ऊपर, टूरिज़्म कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आसियान के साथ। और 25वीं एनिवर्सरी आसियान इंडिया डायलॉग की बनाई गई थी 2018 में। मतलब 2022 में अगर 30 साल हुए हैं तो 2018 में क्या 25वीं, मतलब 2022 में हम 30वीं मना रहे हैं, 2018 में हमने कौन सी बनाई, 25वीं एनिवर्सरी बनाई आसियान इंडिया डायलॉग की, जिसमें हमने क्या किया, दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, जिसने क्या किया, फ्यूचर डायरेक्शन को एक तरीके से चार्ट किया है आसियान और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो देखो न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहली बात तो ये है कि एक ब्लैक सी ग्रेन डील, मतलब एक तरीके से डील थी जो कि मतलब एक तरीके से बनाई गई। तो इंडिया जो रशिया है उसने क्या किया, अपना जो पार्टिसिपेशन है, ये जो डील है ब्लैक सी ग्रेन डील, इसमें अपना पार्टिसिपेशन जो है रिज्यूम किया है। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में, तो हमको पता लगेगा कि जो ब्लैक सी ग्रेन डील है ये क्या है, ये किसने ब्रोकर कराई थी, यूनाइटेड नेशन, UN और टर्की ने, जुलाई में। ठीक है, जुलाई में ये जो डील है वो मतलब एक तरीके से ब्रोकर कराई गई थी UN और टर्की के द्वारा। किस किस के बीच में, रसिया और यूक्रेन के बीच में। हमको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, मतलब वो काफ़ी टाइम से चल रहा है और अभी भी चालू है। तो हुआ क्या कि इसकी वजह से क्या हुआ, तो जो मतलब इसकी वजह से जो फूड जो प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये जो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो फूड ग्रेन जो एक्सपोर्ट जो किए जाते हैं, वो एक्सपोर्ट उसका बंद हो गया यूक्रेन से, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो कम हो गई। और उससे उसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड प्राइसेस थी वो एस्केलेट हो गई, बढ़ गई। तो ये जो डील जो ब्रोकर कराई गई, ये जो डील है, इसका मतलब जो मतलब इस क्या था, इसका जो सिग्निफिकेंस था तो वो ये था कि ये क्या करने के लिए थी, टू टैकल द एस्केलेटिंग फूड प्राइसेस। किसकी वजह से जो फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है, मतलब जो सप्लाई जो है फूड ग्रेन की वो जो कम हो गई, किसकी वजह से, ब्लॉकेज ऑफ ब्लैक सी। अब आपको पता है कि भाई जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा था और चल रहा है, तो उसमें क्या किया था रशिया ने, जो ब्लैक सी है उसको एक तरीके से ब्लॉक कर दिया था। और जब ब्लैक सी को ब्लॉक कर दोगे तो मैं आपको दिखाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। आप इस मैप को देखिए, ये जो मैप है ऊपर आप देखेंगे यूक्रेन है, और ये जो पूरा जो एरिया है ब्लैक सी का है। और यहाँ से एक बहुत ही छोटा सा पैसेज है जो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो है बहुत ही छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज में होकर ही क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इसको क्या कर दिया, रशिया ने ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सप्लाई चेन थी एक तरीके से डिसरप्ट हो गई। ठीक है, तो जो डील जो थी वो डील क्या प्रोवाइड करती थी, इस डील की में क्या था कि सेफ जो है मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए, किसके लिए, यूक्रेन इन एक्सपोर्ट्स के लिए। मतलब यूक्रेन से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है क्या, मेनली जो फूड ग्रेन है उसको एक तरीके से एक्सपोर्ट कराया जा सके, किसके थ्रू, 3 मेन पोर्ट्स के थ्रू। ये पोर्ट्स के नाम काफ़ी ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, याद रखने ही रखने हैं आपको। मुझे याद है लास्ट टाइम भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, जहाँ पर एक साइड तो दे रखे थे कि जो प्लेसेस जो न्यूज़ में थे, और दूसरी तरफ वो कंट्रीज़ के, वो किस कंट्री से एसोसिएटेड थे।
जिसमें शायद ओडेसा तो शायद उसमें था भी उस पिछले साल। तो ये ज़रूरी है कि आपको याद रखना चाहिए कि चोर्नोमोर्स्क या फिर ओडेसा या फिर ये यूजनी, ये जो हैं ये क्या हैं, पहली बात तो पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट्स हैं और ये किसके, यूक्रेन के पोर्ट्स हैं, ठीक है। कहाँ पर हैं, ब्लैक सी में है। इसके थ्रू क्या होता है, जो ट्रेड है या फिर जो एक्सपोर्ट है यूक्रेन से किया जाता है, ठीक है। इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे मैप पर, तो आप मैप पे ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये ओडेसी और मेरे तीनों जो पोर्ट हैं वो आपको यहाँ पे मैप पे दिखाए गए हैं, आराम से आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता है क्या कि यूक्रेन जो है ना वो अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, काय किस चीज़ का, ये जो है आपका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, मेज़ का, रेप सीड, उसके अलावा सनफ्लावर सीड्स। तो एक तरीके से इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जब, और मान लीजिए अगर वो एक्सपोर्ट ना कर पाएगा तो इन चीज़ों की कमी हो जाएगी तो इन चीज़ों के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या हुआ, तो ये क्या करता है, इट्स एक्सेस टू द डीप सी पोर्ट्स इन द ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में क्या है, जो इसके पोर्ट्स हैं इसके थ्रू ये क्या करता है, ये अप्रोच करता है पूरा आपका यूरोप को, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को, ठीक है, जो ग्रेन एक्सपोर्ट करने के लिए। और जो सेंट्रल आइडिया जो है वो क्या है इसका, ये जो डील जो हमने देखी, कौन सी, ब्लैक सी ग्रेन डील, इसका जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया ये है कि भाई क्या करना है, काम करना है, हमें मार्केट को शांत करना है, जिससे कि किस कैसे, मतलब जो एडिक्वेट अमाउंट में हम जो ग्रेन्स हैं उसको सप्लाई कर सकें, जिससे कि जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है उसको लिमिट या फिर उसको कम किया जा सके। ये जो इनिशिएटिव है इसको, इसने क्या किया है, एक तरीके से इसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से एक ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिला है का किस में, जो ग्लोबल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब वो ठीक हुई। फिर हम बात सॉरी फिर हम जब बात करें कि जो डील है, अच्छा, अब देखा था आपने कि वो जुलाई में ये जो डील है वो ब्रोकर कराई गई थी, ठीक है, जुलाई में। लेकिन अब वो क्या था ना, 120 डेज मतलब 4 महीने के लिए ही थी, तो नवंबर में वो ख़त्म होने वाली थी। तो अभी क्या ये न्यूज़ में भी इसीलिए आया है कि जो रशिया है उसने क्या किया रिसेंटली, इस जो डील को एक्सटेंड कर दिया 122 डेज़ के लिए, ठीक है, मतलब और ज़्यादा और 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया है इसको। और जो एक्सपोर्ट्स हैं, तो सॉरी, मैं जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व ये किया है कि भाई इसको, अगर इसका सस्पेंड मतलब इस किसी तरीके से इसको अगर सस्पेंड कर दिया जाए तो ये दोबारा से क्या कर देगा, जो प्रेशर है प्राइस का वो बढ़ा देगा, जो फूड ग्रेन्स पे मतलब जो प्राइस है वो प्राइस दोबारा से बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये हमें क्या पॉइंट आउट करता है, ये हमें एक फूड सिक्योरिटी का जो इशू है उसको पॉइंट आउट करता है, और वो ये बताता है कि भाई जो फूड सिक्योरिटी है ना वो सिर्फ डेवलपमेंटल या फिर ह्यूमैनिटेरियन इश्यू नहीं है, वो उससे आगे बढ़कर एक तरीके से क्या है, उसको थ्रेटन किया जा सकता है बाय द जियोपॉलिटिक्स। मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होने के बावजूद भी ग्लोबल लेवल पे खूब अच्छे अमाउंट में सरप्लस में फूड होगा, उसके बाद भी एक क्राइसिस क्रिएट हो सकती है, किसकी वजह से, जियोपॉलिटिक्स की वजह से। और इस वाले अगर केस में हम देखें तो जियोपॉलिटिक्स किस चीज़ की, जो रशिया यूक्रेन वॉर है उस चीज़ की। चलिए, तो वो तो हो गई बात उस न्यूज़ की। अब बात आ जाती है जो थोड़े बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं फूड सिक्योरिटी मेंस को लेकर, थोड़ा सा ये ज़रूरी चीज़ है। तो फूड सिक्योरिटी की हम बात करें तो पहले तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है। तो देखो, फूड सिक्योरिटी की अगर डेफिनेशन आप स्टैंडर्ड की बात करें तो एफ ए ओ क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, यूएन की, एक सेकेंड, ये जो एफ ए ओ ये जो एफ ए ओ है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएन की एक एजेंसी है, ठीक है, यूएन एजेंसी है। और ये क्या है, ये अगर इसके हिसाब से देखें तो ये फूड सिक्योरिटी को रेफ़र करती है। इसकी डेफिनेशन है, अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सारे लोग, ऑल पीपल, एट ऑल टाइम मतलब हर किसी समय उनके पास क्या हो, सफिशिएंट अमाउंट में सेफ और न्यूट्रिशियस जो फूड है उसकी फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सेस, मतलब उनकी उसकी उपलब्धता उनके पास हो सफिशिएंट अमाउंट में, कैसे, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड की, ठीक है।
जिससे कि वो अपने डाइटरी और फूड प्रेफरेंसेस की जो नीड है उसको पूरा कर सकें एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक है, ये तो बात होगी जो डेफिनेशन उन्होंने दी। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किस पे फोकस करती है? अंडर नरिशमेंट पे फोकस करती है, हंगर पे फोकस करती है, ना कि न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट मतलब करती है, लेकिन वो एक तरीके से कवर नहीं किया गया एकदम कि हाँ भाई ये इस न्यूट्रिशन का फूड और उस न्यूट्रिशन का फूड, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, और आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये देख लेते हैं, ये थोड़ा ज़रूरी है, जो की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सबसे पहली काफ़ी ज़रूरी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आपको पता भी है, शायद 2 साल पहले इसको कौन सा नोबल पीस प्राइज़, ठीक है, नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया था इसके कंट्रीब्यूशन में, जो हंगर से जो लड़ने का जो इसका कंट्रीब्यूशन था उसके लिए इसको नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया था से 2 साल पहले। और ये भी एक यूएन की एजेंसी है जो क्या करती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को जो कि आम मतलब जहाँ पर मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो या डिजास्टर आया हो या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट पड़ा हो, ऐसी जगहों पर ये क्या करती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। दूसरी जो यूएन की खुद की जो एजेंसी है वो है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये यूएन की एजेंसी है जो क्या करती है, ग्लोबल हंगर के साथ कॉम्बैट करती है और रूरल जो डेवलपमेंट है, जो ग्रामीण जो विकास है उसको प्रमोट करती है। ये क्या है, ये एक मंथली, अच्छा ये ज़रूरी है, ये क्या करती है, एक मंथली फूड प्राइस इंडेक्स भी क्या करती है, इश्यू करती है, जो कि इंटरनेशनल प्राइस बास मतलब इन्होंने एक इंटरनेशनल प्राइस की बास्केट बनाई है जिसमें अलग अलग फूड कॉमोडिटी रखी गई हैं। तो ये वो इंडेक्स भी तैयार करती है जिससे कि पता लगे कि भाई फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं घट रही हैं एट अ इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो ये इसकी एक मेन कंट्रीब्यूशन है। फिर अगली है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये भी यूएन की एक एजेंसी है जो कि रूरल पॉवर्टी रिडक्शन पे क्या करती है, एक तरीके से एक्सक्लूसिवली फोकस करती है। ठीक है और जो आई एफ ए डी है इसको सपोर्ट किया जाता है, इतने इसने किसको सपोर्ट किया, 483 मिलियन पुअर रूरल पीपल ओवर द पास्ट 4 डिकेड, मतलब पिछले 40 सालों में इसने क्या किया है, 48.3 करोड़ गरीब जो लोगों को क्या किया है, इसने सपोर्ट किया है। फिर आखिरी में वर्ल्ड बैंक, आपको पता ही है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, ये इन्वेस्ट करती है एग्रीकल्चर और जो ग्रामीण विकास है उसमें, जिससे कि जो फूड की प्रोडक्शन है मतलब जो उपज है उसको बढ़ाया जा सके और न्यूट्रिशन को भी बढ़ाया जा सके। इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या है, ये पहली बात तो इस क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक को प्रमोट करती है। ठीक है, उसके अलावा जो डिग्रेडेड फार्मलैंड है उसको क्या करती है, रिस्टोर कराने का भी काम करती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके अलावा फिर अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे दोबारा से। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे फूड सिक्योरिटी की, जिसकी में हमने एफएओ की डेफिनेशन भी देखी कि उनके हिसाब से फूड सिक्योरिटी क्या है। और उसमें तो उसके बाद अब बात आती है कि जो आप सबको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कुछ, कितने हैं, 17 हैं टोटल, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें कि पहला है कि नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, गरीबी को हटाना है, जीरो हंगर, बिल्कुल ही मतलब जो हंगर है वो जीरो कर देना है। तो उसमें से हम बात करें तो जो उसका सेकंड जो है ना SDG 2 जो है वो क्या है, वो बात करता है कि 2030 तक हमें क्या करना है, इस दुनिया को, वर्ल्ड को फ्री ऑफ हंगर बनाना है। ठीक है, मतलब जीरो हंगर। लेकिन अगर हम बात करें नंबर की, जो डाटा की, तो जो अंडर नरिश्ड पीपल हैं वो एक तरीके से उनका बढ़ोतरी हुई है, मतलब 690 मिलियन हो गए हैं 2019 में, सिंस मतलब 690 मिलियन तक पहुंच चुके हैं 2019 में, 2014 से अगर हम बात करें तो। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या होगा, जो अंडर नरिश्ड जो पीपल मतलब जो हंगर से जूझ रहे हैं वो बढ़कर कितने हो जाएंगे, 840 मिलियन 2030 तक। 840 मिलियन का मतलब 84 करोड़ लोग अंडर नरिश्ड हो जाएंगे या फिर अंडर नरिश्ड की कैटेगरी में रहेंगे 2030
30 तक। और सच सच फूड इनसिक्योरिटी मतलब ये जो फूड इनसिक्योरिटी है क्या रिप्रेजेंट करती है, ये पॉलिटिकल फेलियर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है आज के समय अगर ग्लोबली हम बात करें तो ग्लोबल जो है फूड प्रोडक्शन क्या है, वो एक तरीके से सरपास कर गई है। मतलब जितने लोग हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है फूड की, वो एक तरीके से उससे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो एक तरीके से सरपास कर चुकी है उसको। लेकिन फिर भी हमें पता है कि क्या है कि प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा, तो क्यों नहीं मिल पा रहा? तो क्या वो मतलब अवेलेबिलिटी जो सप्लाई है उसकी वजह से, या फिर जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से? तो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और डिस्ट्रीब्यूशन का अगर फेलियर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल फेलियर है वो। ठीक है, तो जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है उसने क्या किया है, वो हैव ऑल्सो सर्व्ड टू एंट्रेंस द आइडिया ऑफ फूड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब फूड को क्या किया है, मतलब जो फूड क्राइसिस जो हुई है विश्व के स्तर पर, उसने जो फूड है उसको एक तरीके से मतलब नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब स्ट्रेटेजिक नेशनल इम्पोर्टेंस का एक क्या है, एक मतलब चीज़ बना दिया है। ठीक है, अब चलते हैं। ये जो है, अच्छा, अब कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं लिए गए हैं कि मतलब ग्लोबल जो फूड सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, तो वो इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? जैसे कि 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ आप सब जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें कि मतलब जो क्या करती है, जो ट्रेड है उसको ओवरसी करती है। मतलब फेयर जो ट्रेड है, जो ओपन इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देती है और फेयर ट्रेड पे जोर देती है डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ ने क्या किया है, अनाउंस किया है कि जितना भी जो फूड है वो परचेज किया जाएगा यूनाइटेड नेशन के जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके द्वारा, किसके लिए? ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए। मतलब जहाँ पे ज़रूरत है, जिनके पास नहीं है, वहाँ पर उसको एक तरीके से डिसबर्स करने के लिए, बांटने के लिए, उस पे किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है डब्ल्यूटीओ की तरफ से। फिर दूसरा है कि ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के लिए क्या एक ग्लोबली अलायंस बनाई जाए, या बनाई गई थी। और वो कब बनाई गई थी? 2022 के मई महीने में उसको लॉन्च किया गया था G7 प्रेसिडेंसी के द्वारा। मतलब G7 ग्रुप ने ये बनाई। और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उस मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और G7 के द्वारा किसके लिए टैकल करने के लिए, जो ग्लोबल हंगर क्राइसिस जो जनरेट हुई है रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से। उसके बाद जो तीसरा जो आपका इनिशिएटिव है वो ये है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अच्छा, ये वाला जो ग्रुप, मतलब ये जो ग्रुप है या जो ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको जो भी मानो, ये प्रीवियस ईयर आप प्रीलिम्स के यूपीएससी के आप देखना पेपर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेटिक स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वॉलंटरी प्लेटफॉर्म है जिसको UNFAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट करती है। इसके मेंबर कौन है? इसके मेंबर गवर्नमेंट्स हैं, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो हैं, NGOs हैं, सिविल सोसाइटी हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी वही जो सप्लाई है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं थ्रू स्मार्ट एग्रीकल्चर। फिर अगला, ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये G20 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये कब? 2007-2008 की जो ग्लोबल जो फूड प्राइस क्राइसिस आई थी उसके मतलब उसके उसमें समय पे G20 ने इसको लॉन्च किया था। किस लिए किया था? एक रेजिलिएंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब जो कि पुख्ता और एक तरीके से मतलब जिसको मतलब समय के साथ जिसमें दिक्कत ना हो, जो कि सस्टेनेबल हो, ऐसे एग्रीकल्चर को बिल्ड करने की बात करी गई थी। एंड फाउंड सिस्टम इन लो इनकम कंट्री, और मतलब फूड सिस्टम इन लो इनकम कंट्री, जो लो इनकम कंट्रीज है उनमें फूड सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बिल्ड करने की बात इसमें करी गई। अब इसके बाद फिर देख लेते हैं कि जो इम्पैक्ट है जियो पॉलिटिक्स का, वो क्या होता है फूड सिक्योरिटी पे। देखो, हमने देखा ही पहले कि फूड सिक्योरिटी या फिर फूड इनसिक्योरिटी की हम पहले बात करें,
तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि फूड की कमी है, ठीक है, वो बहुत है। लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है उसके वजह से एक तरह से फूड स्कारसिटी क्रिएट हो जाती है, और जो फूड इनसिक्योरिटी की जो समस्या है या फिर जो फूड सिक्योरिटी जो एक तरह से कैसे खतरे में आ जाती है, वो जियोपॉलिटिक्स का ही एक नतीजा है। तो अगर हम बात करें कि रिसेंट ईयर्स में जो जियोपॉलिटिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट है फूड सिक्योरिटी के मामले में वो लौटा है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, उसने वीक किया है जो मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क हैं, ठीक है। मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क को वीक करने का मतलब जो डब्ल्यूटीओ है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको वीक किया। यूनिलेटरलिस्ट टेंडेंसीज एंड ग्रेट पावर कंपटीशन, ठीक है, मतलब अपना मतलब एक तरीके का मतलब वन साइडेड डिसीजंस लेना या फिर पावर कंपटीशन अलग अलग देशों के बीच में, ये क्या करता है, ये जो अचीवमेंट है SDG 2 की, मतलब जो कि जीरो हंगर की बात करता है, उसको और भी ज़्यादा खतरे में डाल देता है। और जियो पॉलिटिक्स हैज़ अ मोर प्रोमिनेंट इम्पैक्ट, जो जियो पॉलिटिक्स है उसका तो एक बड़ा इम्पैक्ट है ही है, किस में, वो क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है फूड सिक्योरिटी को। किस तरीके से हम देख सकते हैं, इस टेबल में बता रखा है। जो पहला फैक्टर जो है वो है कंपल्सन टू ट्रेड, मतलब ट्रेड में कंपल्सन, जिसमें अगर हम बात करें कि वो किस तरीके से थ्रेट कर रहा है फूड सिक्योरिटी को, कि भाई स्ट्रेटेजिक नोड्स ऑफ चॉक पॉइंट्स, मतलब कुछ चॉक पॉइंट्स हैं, हमको पता ही है। अगर मतलब उन चॉक पॉइंट्स को अगर चॉक कर दिया जाए तो जो ग्लोबल फूड सिस्टम है वो वल्नरेबली पॉलिटिकली मोटिवेट, मतलब वो एक तरीके से वल्नरेबल किया जा सकता है भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक यूनिलैटरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड वॉर, मतलब एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को बंद कर देना, ठीक है, या फिर ज़्यादा टैरिफ लगा देना, ठीक है, बाहर के मतलब इंपोर्ट्स को कम करके एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना, इंपोर्ट कम कर देना। ट्रेड वॉर मतलब एक दूसरे पे टैरिफ बढ़ाना, जैसे कि US चाइना ट्रेड वॉर चल रही थी, तो ये सब चीज़ें भी हैं, ये थ्रेट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें कि जियो पॉलिटिकल फ्रिक्शंस, जियो पॉलिटिकल फ्रिक्शंस मतलब जो रिफॉर्म हैं जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस या कि WTO उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं। जो जियोपॉलिटिकल जो फ्रिक्शंस हो रहे हैं एक दूसरे देशों के बीच में, जो एक तरीके से जो तनाव चल रहा है, उससे भी जो रिफॉर्म्स होने चाहिए WTO जैसी संस्थाओं में वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। और जैसे कि एग्जांपल हम ले तो जो WTO का दोहा डेवलपमेंट राउंड ट्रेड टॉक्स है उसका फेलियर, तो दोहा जो राउंड था उसमें क्या था, वही एग्रीकल्चर के ऊपर के भाई एग्रीकल्चर सब्सिडी का एक इशू था, तो वो उस पर कोई कंक्लूज़न नहीं बन पाता है क्योंकि देशों के बीच में क्या चल रहा है, एक तरीके से जियो पॉलिटिकल फ्रिक्शन है, मतलब एक दूसरे के मतलब सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें करते हैं। चीज़ें बोलते हैं, ग्लोबल इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं। जैसे कि अब हम देखें कि इंडिया क्या, मतलब इंडिया की जो सब्सिडी एग्रीकल्चर की दी जाती है उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं WTO में। लेकिन इंडिया का कहना ये है कि भाई हम सब्सिडी देंगे, हमारे फार्मर्स को ज़रूरत है, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी का जो इशू है वो एक तरीके से कम करा जाता है या फिर कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। उसके अलावा हम देखें कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी होते हैं। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो लड़ाइयाँ झगड़े या फिर वॉर चल रही हैं अलग अलग जगहों पर, जिसकी वजह से क्या है, ये डिसरप्ट करती हैं जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है या फिर उसका जो व्यापार है या फिर उसकी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करना है या फिर उसका एक्सेस, या ये सब भी क्या होता है, एक तरह से डिसरप्ट होता है जब कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है। स्टारवेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस, मतलब जो लोकल पॉपुलेशन है वो क्या है, भूखमरी से उसकी एक तरीके से मौत भी हो सकती है। और इसको एक तरीके से वॉर टैक्टिक की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हमने देखा है नाइजीरिया में, सोमालिया में, साउथ सूडान, सीरिया, यमन, तो ये हैं। उसके अलावा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये क्या करती हैं, ये सोशल अनरेस्ट एक तरीके से पैदा करती हैं, जो कि जिसके क्या हैं अपने जियोपॉलिटिकल एक तरीके से रिपरकशंस होते हैं, ठीक है, परिणाम होते हैं, जियोपॉलिटिकल दुष्परिणाम होते हैं। जैसे कि हमको पता है आम जो अरब स्प्रिंग है 2010-11, ये जो मूवमेंट चली थी वो भी उसी का एक नतीजा है उससे। और इसके अलावा क्या होता है, जो पीस बिल्डिंग है वो हैम्पर होती है, ठीक है, मतलब जो शांति है वो एक तरीके से उसमें
कमी आती है, फिर उसमें दिक्कत आती है शांति में, जो देशों के बीच में है। किसकी वजह से? जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी चल रही है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक विशियस सर्कल मतलब क्रिएट हो जाता है फूड इनसिक्योरिटी का। मतलब फूड की जो कमी है, जो खाने की कमी है, उसका एक सर्कल बन जाता है इस चीज़ों की वजह से। फिर जो कंपटीशन है फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, अब हमको पता है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो तो लिमिटेड हैं, तो उनके ऊपर भी क्या चल रहा है, एक तरीके से कंपटीशन। जैसे कि पहला इसमें जो पॉइंट है ग्रीन ग्रैबिंग, इसमें क्या होता है, हमें पता है कि भाई एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है, मतलब एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाए रखना है, और जो फूड सिक्योरिटी, उनके बीच में एक तरीके का ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ मतलब एक को अगर आप संभालने चलोगे तो दूसरे में प्रॉब्लम आएगी, दूसरे को संभालोगे तो पहले में प्रॉब्लम आएगी। और ये क्यों होता है? ये हुआ है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स क्या हैं आपको पता है, एक तरीके से एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूल्स हैं, या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन वहीं देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी के साथ इसका ट्रेड ऑफ इसलिए भी है क्योंकि बायोफ्यूल्स बनाए किससे जाते हैं, फूड ग्रेन से बनाए जाते हैं। मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से बायोफ्यूल्स बन रहे हैं। तो एक तरफ तो अगर ऐसा करोगे कि भाई आप बायोफ्यूल ज़्यादा बनाओगे, फूड सिक्योरिटी उसके खतरे में आ जाएगी, लेकिन आपकी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से ट्रेड ऑफ है, मतलब एक चीज़ को अगर पाना है तो दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये वो वाली चीज़। दूसरी बात है रिसोर्स ग्रेबिंग, मतलब जैसे कि चाइना की बात करें तो चाइना जो एक लार्जेस्ट सप्लायर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको पता ही है, एक मटेरियल है, एक एलिमेंट है। तो डिस्पाइट उसके पास सिर्फ 5% ही रिजर्व हैं, किसके? फॉस्फोरस के। लेकिन इसके अलावा भी ये क्या करता है, रेंडरिंग इम्पोर्टेंट कंट्रीज लाइक इंडिया वल्नरेबल टू, मतलब उसके बावजूद भी इंडिया जो कि एक तरीके से इसके ऊपर निर्भर है इंपोर्ट के लिए, वो एक तरीके से वल्नरेबल हो जाती है किसके? सप्लाई शॉक। मतलब अगर मान लो कल को वो सप्लाई देने से मना कर दे तो इंडिया पे क्या पड़ेगा, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग एडवर्स जियोपॉलिटिकल इवेंट, मतलब मान लो इंडिया रशिया की, सॉरी इंडिया चाइना के बीच में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम और बढ़ती हैं तो उससे क्या होगा, वो है वो एक्सपोर्ट बंद कर देंगे तुम्हारे पास इन सब चीज़ों के। तो इससे क्या हो, इंडिया के पे क्या होंगे, नेगेटिव रिपरकशंस भी होंगे कुछ। तो ये भी एक चीज़ें चलती हैं। फिर क्लाइमेट चेंज तो है ही। क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जो आज के समय जो फूड इनसिक्योरिटी है वो क्या है, वो कंसंट्रेटेड है इन डेवलपिंग कंट्रीज इन लो एटीट्यूड। मतलब फूड इनसिक्योरिटी क्यों? क्योंकि जो लो लैटिट्यूड है वो ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के। मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट जो है किसी को क्लाइमेट चेंज का, तो वो उन देशों को है जो लो लैटिट्यूड्स, मतलब जो इक्वेटर के पास वाली जो कंट्रीज़ हैं। और अगर आप देखने जाओगे तो ज़्यादातर वो जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ ही हैं। तो सबसे ज़्यादा उनको खतरा है फूड इनसिक्योरिटी का क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसकी वजह से, और जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या करेगा, वो जो है एग्जैबरेट और वाइडन करता है इनइक्वालिटी को, मतलब वो बढ़ा देता है इनइक्वालिटी को और ज़्यादा इंटरनेशनल स्केल पे, ठीक है, हैव्स एंड हैव्स नॉट्स के बीच। अब ये तो बात हो गई सारी प्रॉब्लम की। अब बात आती है वे अहेड। अब हो क्या कर सकते हैं मतलब इसको सॉल्व करने के लिए? तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंसुलेट करना पड़ेगा जो फूड फॉरम है उसको जियोपॉलिटिक्स से। मतलब जहाँ बात आए फूड सिक्योरिटी की, वो एक तरफ रखो और जियोपॉलिटिक्स एक तरफ, मतलब फूड के ऊपर जियोपॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला एक तरीका हो सकता है, जिसमें हम क्या करें, कुछ डेडिकेटेड फोरम बना दें, जिसमें के लिए मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग, मतलब वहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स आके बातचीत करें, कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, वर्ल्ड हंगर को लेकर, मतलब दुनिया के विश्व में जो भुखमरी है उसको लेकर, जिस नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पिल ओवर। तो इस जिससे क्या हो, जिससे कि जो जियोपॉलिटिक्स चलती है एक दो देशों के बीच में, वो किसी भी तरीके से जो वर्ल्ड हंगर है उसको इम्पेक्ट ना करे, मतलब जो फूड सिक्योरिटी का इशू है उसको इम्पेक्ट ना करे। दूसरी बात कि हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा मॉडल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस।
तो ग्लोबल गवर्नेंस के मॉडल को शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि अभी देखा जाए तो क्या है, जो दो स्टेट्स हैं या फिर दो जो कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट हैं वो आपस में बातचीत करते हैं इन सब मामलों में, लेकिन हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा नॉन स्टेट एंड मार्केट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को भी, ठीक है, जो कि प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं या फिर एनजीओज हो सकते हैं, सिविल सोसाइटीज़ हो सकती हैं, उनको भी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे कि नए इंटरेस्ट कोलिशन और पार्टनरशिप बने, जो कि क्या कर सकें, जो बाईपास कर सकें जो देशों के बीच की, जो गवर्नमेंट्स के बीच की जो राइवलरी चल रही है उसको, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के मामले में। फिर उसके अलावा हमें ओपन ट्रेड में मेंटेन करना है, ओपन ट्रेड को मेंटेन करना है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो फूड का जो फ्लो है, मतलब जहाँ पर सरप्लस है फूड का, जहाँ ज़्यादा पैदावार हुई है, वहाँ से उन जगहों पर जहाँ पर फूड की ज़रूरत है वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये उसका है। और ये कैसे, तो जो एक्सपोर्ट बैन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फेज आउट करना पड़ेगा फॉर मेजर फूड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो एक तरीके का कोई बाउंडेशन ना हो कि भाई इतना फूड एक्सपोर्ट कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते। भाई सीधी सी बात है, जहाँ ज़्यादा हो रहा है वो सरप्लस एरिया, और जहाँ नहीं है वो डेफिशिएंट एरिया है। तो सरप्लस से डेफिशिएंट में बिना किसी रुकावट के जो फूड है उसका एक तरीके से ट्रेड या फिर ओपन ट्रेड होना चाहिए। तो और क्या कर सकते हैं, इंक्रीज ट्रेड फाइनेंसिंग एंड रीइंफोर्सिंग सप्लाई चेन्स, मतलब ट्रेड की जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाना है, और उसके अलावा जो सप्लाई चेन है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना है, ठीक है। फिर हम बात करें कि इंटेंसीफाई हमें करने पड़ेंगे एफर्ट्स ऑफ टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब फूड सिस्टम हमें पता है एक सिग्निफिकेंट सरप्लस होता है जो उसमें न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, जिसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल करके यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो स्टेप्स टुवर्ड्स जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हैं या फिर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें ध्यान में लेना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सकें, डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकें जो कि कुछ देशों के ऊपर है, ठीक है। तो क्या है कि जो एफर्ट्स हैं रिसाइकल करने के इंस्ट्रूमेंट्स को, उसे हमें और बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके अलावा इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें क्या, प्रोडक्टिविटी, डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो गैप है, जो जोग्राफिकल गैप है, यील्ड गैप है, उसको क्या किया जा सके, उसको कम किया जा सके। और जो रेजिलियंस है, जो मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो एक तरीके से आप कह लीजिए जो सहन शक्ति है, जो ग्लोबल सप्लाई जो शॉक्स के खिलाफ, वो एक तरीके से बढ़ाई जा सके और ज़्यादा रेजिलियंट बनाया जा सके उन्हें ग्लोबल शॉक को लेकर फूड सप्लाई के मामले में। फिर आखिरी के क्लाइमेट रेजिलियंस, भाई सबसे लड़ लेंगे लेकिन क्लाइमेट आज के समय एक बड़ी प्रॉब्लम बन के निकल के आ रहा है सामने। तो क्लाइमेट चेंज है, तो भाई उसके लिए भी हमें क्लाइमेट रेजिलियंट बनना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा जो क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जो कि क्लाइमेट के खिलाफ क्या हो, रेजिलियंट हो, मतलब उसके खिलाफ एक तरीके से उसको, मतलब उसके इम्पैक्ट को कम से कम किया जा सके एग्रीकल्चर पे, ऐसा एग्रीकल्चर हमें करना पड़ेगा। जिसके साथ ही हमें फोकस किस पे करना है कॉस्ट लो हो, हाई इम्पैक्ट इसके मीज़र्स, मतलब हाई इम्पैक्ट मीज़र्स हों। और क्या क्या मीज़र हम देख ले सकते हैं, तो भाई हमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं नई क्रॉप वैरायटी, जो नई क्रॉप वैरायटी है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इम्प्रूव कर सकते हैं वाटर मैनेजमेंट को, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन का मतलब है जो सूचना है उसका प्रसार, जैसे कि वेदर कंडीशन है, अब मान लो कि ड्रॉट पड़ने वाला है या फिर रेनफॉल ज़्यादा होने वाली है, फ्लड सिचुएशन बनने वाली है, उसको हम टाइमली डिसमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, और अगले लेक्चर में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बचे कुचे पार्ट्स हैं वो हम ख़त्म करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल।